शफकत काज़मी अपनी पार्टी की तरफ से, और उसके अलावा अगर हम बाकी पार्टीज की बात करें तो पीसी से मुदस्सिर अहमद भट्ट चुनाव लड़ रहे हैं और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वहां से पूर्व सांसद उस्मान मजीद चुनाव लड़ रहे हैं। उस्मान मजीद कांग्रेस में रह चुके हैं और उसके बाद उस्मान मजीद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में थे और बिल्कुल अंतिम समय पर उन्होंने अपनी पार्टी से किनारा किया और किनारा करने के बाद आप प्रेशर कुकर के सिंबल पर, जो सिंबल आपको याद होगा कि वो इंजीनियर रशीद का सिंबल था एक समय में, तो प्रेशर कुकर के सिंबल पर वो बांडीपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। साख बचानी है उस्मान मजीद को, अपने आप को नेता साबित करना है यहां से निजामुद्दीन भट्ट को, और उसके अलावा पत्रकारिता के इस फील्ड से राजनीति में गए सैयद तजम्मुल इस्लाम को ये साबित करना है कि एक पत्रकार भी अगर चुनावी मैदान में उतर आए तो वो सफल हो सकता है। अब कोइंसिडेंटली निजामुद्दीन भट्ट भी लेखक थे, पत्रकार थे, सैयद तजम्मुल इस्लाम भी लेखक थे, पत्रकार थे, और इन दोनों का मुकाबला जो है वो उस्मान मजीद के साथ और उसके अलावा 16 और कैंडिडेट्स के साथ है। तो टोटल 19 कैंडिडेट यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने अपने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, बिल्कुल बीजेपी वहां पर लड़ रही है, तो बांदीपुरा बीजेपी के लिए कितनी खास है? और बीजेपी ये कह रही कि अपने दम पे सरकार बनाएंगी, इसका ये भी मतलब है कि क्या कश्मीर से भी कुछ सीटें बीजेपी की झोली में आए ताकि उनका बहुमत पूर्ण हो, जो बीजेपी लगातार दावे कर रही है? तो तीनों सीटों पर बीजेपी है। जहां तक बांदीपुरा जिले का ताल्लुक है, गुरेज एक बड़ी खूबसूरत वादी है। इस खूबसूरत वादी से फकीर खान एक लंबे समय से अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ जुड़े रहे और हर समय एक बड़े ताकतवर कैंडिडेट ये गुरेज से माने जाते थे, लेकिन कभी किसी पार्टी ने इनको वो इंपॉर्टेंस या वो रेलेवेंस नहीं दिया जिस इंपॉर्टेंस और जिस रेलेवेंस के ये हकदार थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उनके एक बहुत पुराने नेता नजीर अहमद गुरेजी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और इसी तरीके से जुनैद एक सेकंड का समय दीजिएगा। आज साथ हमारे साथ किशोर जुड़ गए हैं उधमपुर से। किशोर, कौन से वाले पोलिंग बूथ पर इस वक्त हैं, कितने % वोटिंग हुई है, क्या चल रहा है वहां पर, लोगों के साथ बातचीत हुई है, क्या कुछ उनका कहना था? बिल्कुल, देखिए आशा, जिस तरह से सुबह से जब 7 बजे के करीब जो है वो लोग अपने पोलिंग स्टेशनों के बाद पहुंच रहे थे, तो हमने ये साफ तौर पर देखा था कि लंबी लंबी कतारों में महिलाएं और नौजवान जो थे वो पहुंच रहे थे। लेकिन अभी की मैं बात करूं तो उधमपुर जिला के अंदर जो है वो रिकॉर्ड तोड़ जो है वो वोटिंग हुई है। 33% के करीब जो है वो वोटिंग हुई है। जिस तरह से अगर मैं इस वक्त मौजूद हूं जो बेस्ट विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ भी की तस्वीरें आप देखें तो यहाँ पे लंबी लंबी कतारों में जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हमने रामनगर विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो जो रामनगर विधानसभा क्षेत्र है वहां पे रिकॉर्ड तोड़ जो वोटिंग है वो 11 बजे तक हुई है, लेकिन काफी ऐसे जो मतदाता है वो अपने मतदान करने के लिए अपने अपने पोलिंग स्टेशनों के बाहर पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उधमपुर के जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं इसमें काफी जो सुबह इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली कि जो महिलाएं थी घर का काम छोड़कर पहले वो अपने जो मतदाता हैं वो अपने मतदान केंद्र के बाहर पहुंचे, अपनी उनकी तरफ से मतदान। ज्यादा मतदान हुए हैं किशोर, उधमपुर में अभी तक सबसे ज्यादा मतदान हुए हैं। जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा मतदान यानी सबसे ज्यादा उत्साह उधमपुर में दिखाई दे रहा है। क्या लगता है उस उत्साह और उमंग के पीछे की जो किरण दिखाई दे रही है वोटर्स के चेहरों पर, क्या उम्मीदें उनके चेहरों पर हैं और किन उम्मीदों के साथ वो वोट कर रहे हैं? देखिए शीतल, जिस तरह से हमने नौजवानों से बात की तो उनकी तरफ से काफी जो साइलेंट को देखने को दिखे जब हमने उनसे बात करने का प्रयास किया। लेकिन जो ईस्ट विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो हमारे पास जो वहां की तस्वीरें आ रही हैं, काफी संख्या में जो लोग हैं वो अपनी बारी का इंतजार जो है वो शीतल कर रहे हैं। लेकिन सुबह सुबह अगर बेस्ट की मैं बात करूं या रामनगर की मैं बात करूं या चनैनी कोडी की मैं बात करूं तो रामनगर की मैं बात करूं तो रामनगर के अंदर काफी जो है वो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग उस इलाके के अंदर हुई है। अभी भी जो मतदाता है वो अपना मतदान करने के लिए अपने अपने पोलिंग स्टेशनों के बाहर पहुंच रहे हैं, इंतजार वहां पे किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से अगर बेस्ट की मैं बात करूं तो बेस्ट से आपने साफ तौर पर देखा कि भाजपा की तरफ से जो है पवन कुमार गुप्ता को उतारा गया था, लेकिन ये जो मुकाबला था वो एक तरफ था। लेकिन नजर बनाए रखिएगा कांग्रेस की जुनैद जी, साइलेंट वोटर इन्होंने जिक्र किया है कि युवाओं से हमने बात की, वो साइलेंट वोटर दिखाई दे रहा है, इसकी क्या परिभाषा है और परिणाम क्या है? देखिए, साइलेंट वोटर शायद पत्रकार जब किसी वोटर से पूछता है कि आपने किस दल को वोट दिया और जब वो बाहर निकलकर वोटर ये कहता है कि जी मैंने वोट किसको दिया ये मैं बताऊंगा नहीं, तो उसे आप साइलेंट वोटर कहें या यूं कहें कि आपको पता ही नहीं चल रहा वोट कहां जा रहा है। अनुभव ये कहता है कि किसी भी चुनाव में
हर चुनाव में जो वोटर होता है वो साइलेंट ही होता है, खामोश ही होता है। आपको अंत समय तक कोई पता नहीं होता कौन किसने वोटर ने वोट कहां दिया है। अगर आंकलन लग पाता हो कि वोट कहां गया है, चुनाव कौन जीत रहा है, तो फिर शायद सारे एग्जिट पोल बिल्कुल सही साबित होते। आपने देखा अक्सर एग्जिट पोलों में जो नतीजे आते हैं वो जिस समय नतीजे आते हैं उससे बिल्कुल अलग थलग होते हैं। लेकिन जुनैद, अगर जिस तरह से उधमपुर की ही हम बात कर रहे हैं, साइलेंट वोटर सिर्फ जिला उधमपुर में नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिला है। जब वोटर बाहर आ रहा है वो कुछ कह नहीं रहा है, इसलिए आप पूरी तरह से एग्जिट पोल बता नहीं सकते हैं कि किस तरह का रुझान जनता का है। लेकिन उधमपुर के अंदर 2 कैंडिडेट जो कि बीजेपी के साथ ही जुड़े हुए थे और बीजेपी से निकलकर निर्दलीय में खड़े हो गए, जहां पर ज्यादातर मुकाबला जानकार कह रहे हैं, पवन खजूरिया, आरएस पठानिया। जो दोनों की आप रैली देख लीजिए, जनता का संबोधन देख लीजिए, जनसंपर्क अभियान वहां पर चलाया गया। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि हवा वहां पर बदलेगी जरूर। देखिए, जहां तक उधमपुर में हवा बदलने का ताल्लुक है, ये तो 8 तारीख को पता चलेगा कि होगा क्या। लेकिन कांटे की टक्कर आरएस पठानिया और पवन खजूरिया के बीच में, उसमें कोई संदेह नहीं है। और इसी सीट की क्यों बात करते हैं, आप चिनैनी की बात करें, आप उधमपुर ईस्ट की बात करें, आप रामनगर की बात करें, सभी सीटों के ऊपर स्थिति इसी तरह की है कि भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी, चाहे वो डीडीसी था, चाहे वो कोई छोटा या बड़ा नेता था, उसने पार्टी छोड़ी और पार्टी छोड़कर इस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ वहां से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन लोकसभा 2024 के अगर आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए, दिनेश मल्होत्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत दिनेश जी जुड़ने के लिए। दिनेश जी, जम्मू को ही डिस्कस करेंगे। जम्मू अगर हम पूर्व को देखें, नॉर्थ को देखें, पश्चिम को देखें, आरएस पूरा दक्षिण को देखें, क्योंकि लगातार कांटे की टक्कर तो है ही, जिसमें पूर्व से यहाँ पर युद्धवीर सेठी हैं, उनके साथ योगेश सानी हैं, और पश्चिम के अंदर की बात करो तो यहाँ पर मनमोहन सिंह हैं, उनके साथ अरविंद गुप्ता भी हैं, और आरएसपुरा जो जम्मू साउथ बनाई गई है सीट, वहाँ पर अमन भल्ला हैं, नरेंद्र सिंह रैना वहाँ पर मैदान में है। यानी कुल मिलाकर जम्मू के अंदर का किस तरह का समीकरण आप देख रहे हैं? एक तरफ संवाददाता कह रहे हैं कि साइलेंट वोटर है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए आशा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मैं पोलिंग बूथ से थोड़ा चक्कर लगा के आया हूँ, बड़ी साइलेंट वोटिंग हो रही है। बड़े अभी इतनी मतलब लोगों में इतना उत्साह नहीं है। जम्मू शहर में हमेशा वैसा ही होता है कि जम्मू शहर की जो 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वहाँ आहिस्ता पोलिंग होती है, लोग वोट डाल रहे हैं, लेकिन वोट लोग डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं लोग किसको वोट डालेंगे। जैसे आपने जम्मू ईस्ट की बात की, तो जम्मू ईस्ट बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्योंकि जम्मू ईस्ट बीजेपी का गढ़ रहा है। ये जनसंघ और प्रजा परिषद के ज़माने में ये गढ़ रहा है बीजेपी का। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जो जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, जम्मू कश्मीर से थे लेकिन जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट किया है। शेख अब्दुल रहमान जो जनसंघ के एक टाइम लीडर थे, उन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, इस कॉन्स्टिट्यूंसी का एक अजीब सा इतिहास है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जब भी बीजेपी हारी है तो एक ही परिवार से हारी है। 1983 में जब बीजेपी पहली बार इस कॉन्स्टिट्यूंसी से हारी थी, तो ओम चोपड़ा जी ने यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट ने बीजेपी को हराया था। तो उसके बाद 2002 में बीजेपी इस कॉन्स्टिट्यूंसी से हारी, तब योगेश सानी ने बीजेपी को हराया था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि योगेश सानी और ओम चोपड़ा का आपस में रिश्ता है। ओम चोपड़ा योगेश सानी के ससुर हैं, इसलिए ससुर और दामाद ने बीजेपी को इस कॉन्स्टिट्यूंसी से डिसलॉज किया है। अब वही दामाद फिर मैदान में है। इस बार, उस समय उनके सामने अशोक खजूरिया थे, इस बार योगेश सानी के सामने अपने युद्धवीर सेठी हैं। तो क्या योगेश सानी इतिहास दोहरा पाएंगे, जब बीजेपी अपनी जो डोमिनेंस है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये मेंटेन करेगी? ये जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा उस दिन पता चलेगा। दिनेश जी, अगर ऐसे ही चलकर इस साइड आते हैं, गांधीनगर सीट से जो एक नई सीट जिसने जन्म लिया है बाहू सीट के नाम से, उस पर भी बीजेपी कांग्रेस सीधे तौर पर आमने सामने कड़ी टक्कर, बड़ा मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि नई सीट है तो समीकरण भी नए बनेंगे। तो आप कैसे देख रहे हैं इस सीट को? शीतल जी, अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो जो 11 की 11 सीटें हैं, अगर सबसे कड़ा मुकाबला जो है, मुझे लगता है कि सबसे कड़ा मुकाबला जो आरएसपुरा जम्मू साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये सेमी अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें अर्बन एरिया भी है तो रूरल एरिया भी है। तो कांग्रेस इसलिए उत्साहित है
क्योंकि अभी जो 3-4 महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस ने बीजेपी को यहाँ से डिफीट दी है, 4,500 वोटों की डिफीट दी है। उस समय लोकसभा चुनाव में रमन भल्ला ही कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जो इस समय कांग्रेस के इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से उम्मीदवार हैं। तो बीजेपी के लिए प्रेस्टीज इसलिए है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी के लिए राष्ट्रीय सचिव, नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना को बीजेपी ने इस चुनाव में उतारा है। डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना एक प्रोफेसर हैं स्कॉस्ट के, तो इसलिए बीजेपी के लिए भी ये बड़ा प्रेस्टीजियस कॉन्स्टिट्यूंसी है, कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि कांग्रेस के जम्मू संभाग से सबसे बड़े नेता रमन भल्ला यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वो एक मास बेस्ड लीडर हैं, लेकिन बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय नेता को उतारा है। तो देखें ऊंट किस तरफ करवट लेटा है और 8 तारीख को कैसी पिक्चर्स क्लियर होती है, लेकिन मुकाबला बड़ा कड़ा है अभी तक। जो मुझे लगता है आपके पास जुनैद जी, जिस तरह से दिनेश जी ने कहा कि रमन भल्ला यहाँ से लड़ रहे हैं, आरसपुरा साउथ जो आरसपुरा है, रमन भल्ला की कितनी अहम भूमिका है इस सीट पर, क्योंकि लोकसभा में उन्होंने अच्छा वोट प्रतिशत हासिल किया था, नतीजन उन्हें इस सीट से उतारा था कैंडिडेट के तौर पर। रमन भल्ला काफ़ी महत्वपूर्ण सीट कांग्रेस के लिए मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस, आपने खुद कहा शुरुआत में कि उस तरह से फ्रंट फुट पर नहीं है। क्या ये कुछ नेता जो हैं ये कांग्रेस की साख बचाने में थोड़ा सा कामयाब रह सकते हैं इन महत्वपूर्ण सीटों पर? देखिए, दिनेश जी ने ऑलरेडी इस पर इसकी व्याख्या की है सीट की। मैं केवल इतना इसमें ऐड करूंगा कि रमन भल्ला ने एक बार ये सीट जीती है और उसके बाद कविंदर गुप्ता ने ये सीट जीती, और उसके बाद अब इस समय डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना जो है वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो सिख मतदाता इस कॉन्स्टिट्यूंसी में है उसका वोट कहां जाता है और किस हद तक भारतीय जनता पार्टी वोट कंसोलिडेट कर पाती है, और किस हद तक जो वोटर एक लंबे समय से रमन भल्ला के साथ चल रहा है, किस हद तक वो वोटर बाहर आता है और रमन भल्ला के हक में वोट डालता है। लेकिन जुनैद, एक और सवाल है ना, सिर्फ इसी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर हम क्यों बात करें, हम अगली कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन अगर हम गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी को देखते हैं जिसमें से 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज को बनाया गया, बाहू को अलग किया गया, जम्मू साउथ के साथ आरसपुरा को जोड़ दिया गया, कहीं ना कहीं वोटर भी बट गया, मुद्दे बट गए, और अब किस तरह का समीकरण बनेगा ये तो 8 तारीख को ही क्लियर होगा। लेकिन जुनैद, अगर हम बारामूला चलें, बारामूला में इस वक्त सबसे कम वोटिंग हुई है, जहां पर आप देखिए कई दिग्गजों की जो साख है वो दाव पर लगी हुई है, जिसमें जावेद हसन बेग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से हैं, शोएब नबी लोन हैं, निर्दलीय हैं, और मुजफ्फर हुसैन बेग निर्दलीय यहाँ पर इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में पूर्व उप मुख्यमंत्री के पद पर वो रह चुके हैं, लोकसभा चुनाव भी यहाँ पर उन्होंने जीता था, लेकिन इस बार वो भी अपनी साख को बचाने की लगातार कोशिश करेंगे। किन मुद्दों को लेकर, क्योंकि उरी के अंदर चुनाव हो रहा है, गुलमर्ग है, पट्टन है, बारामूला, रफियाबाद, भगूरा, किरीरी है, सोपोर है, कई कतावर नेता। बारामूला लोकसभा सीट की अगर बात करें, इस बारामूला लोकसभा सीट में बहुत सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आती हैं। इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में बारामूला का जहां तक ताल्लुक है, मुजफ्फर हुसैन बेग एक बड़े कद के नेता इस सीट से रहे हैं। आज मुजफ्फर हुसैन बेग अपने ही रिश्तेदार जावेद हुसैन बेग के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी अचरज वाली बात यह है कि वो किसी राजनीतिक दल से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि एक इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे हैं। देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि आज वोटिंग परसेंटेज कितनी होती है। हालांकि जितने बड़े नाम और जितने बड़े चेहरे हैं उसके हिसाब से तो मत प्रतिशत 60% को क्रॉस करना चाहिए, लेकिन अभी तक जो पोलिंग हुई है उसके हिसाब से लग नहीं रहा क्रॉस करेगा। बड़ी कांटे की टक्कर रहने वाली है, लेकिन और ये 8 तारीख को ही पता चलेगा कि क्या मुजफ्फर हुसैन बेग अपना वर्चस्व बचा पाएंगे या बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ और देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बड़े चेहरे जो हैं मैदान में हैं। लेकिन जुनैद, एक और सवाल है, 2014 की अगर हम बात करें, जब डिलिमिटेशन नहीं हुआ था, अब डिलिमिटेशन के बाद 90 सीटें हो गई हैं, जिसमें 37 सीटें जब हुआ करती थी, 87 सीटों पर चुनाव होता था 2014 में, जहां वोट शेयर आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जम्मू के अंदर 44.6% रहा, और कश्मीर के अंदर का जो वोट का शेयर था, वोट परसेंटेज था, वो 46 सीटों पर 55.4% रहा। समीकरण के बाद अब आप देखिए परिसीमन जब का हुआ है, 90 सीटें हो गई हैं। अब इस बार आप वोट शेयर को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि पहले जहां पर 37 सीटें थी, 46 सीटें थी, आज वहां पर 43 और 47 सीटें हो चुकी हैं। देखिए, सीटों से ये आंकलन करना कि होगा क्या, वो तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन जम्मू और कश्मीर के बीच में फासला ज्यादा नहीं है, और अगर आप 47 सीटें घाटी की हैं, लेकिन जम्मू संभाग की 43 सीटों के साथ
6 जो सीटें नॉमिनेट होनी है, उन नॉमिनेशंस को अगर आप जोड़ते हैं तो 49 के करीब करीब सीटें जम्मू संभाग से हैं। तो वो जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है वो ऑलरेडी ऑल्टर हो चुका है। पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। अब केवल और केवल हमें चुनाव के नतीजों का इंतजार करना है, वो आएंगे, उसके बाद ही पिक्चर साफ होएगी।